नेक्स्ट हम बात करते हैं त्वचा के कार्य। त्वचा के कार्य, देखो त्वचा के क्या क्या कार्य हैं। अपनी त्वचा अपने शरीर की रक्षा करती है। अंदर रक्षा हो गया, अवशोषण हो गया, उत्सर्जन हो गया, पुनरुद्भवन हो गया, कंकाल का निर्माण हो गया। ये मेन बातें हैं, ये आप याद रखना। ताप नियंत्रण हो गया, कुछ खाद्य पदार्थों का संग्रहण हो गया। ये सारे काम किसके? अपनी त्वचा के। अब देखो नंबर 1 बाय 1 हम देखते हैं। नंबर फर्स्ट, शरीर की सुरक्षा। देखो जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया ये होते हैं, उनसे क्या करती है? अपने शरीर की सुरक्षा करती है। इनको जाने से, अंदर जाने से रोकती है। ताप रोधी बनाती है त्वचा, शरीर की सुरक्षा करती है। और जो वाटर होता है ना, वाटर, उसके लिए इम्परमिएबल, यानी वाटर को अंदर जाने से रोकती है। और पराबैंगनी किरणें होती है ना, उनको, उनसे हमारी रक्षा करती है। नंबर 2 हम बात करते हैं ताप नियंत्रित। अपने शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में देखे तो ये एक अपना निश्चित ताप बनाए रखती है अपने शरीर का। हम क्या होते हैं? ताप नियंत्रित प्राणी होते हैं ना, अपना ताप निश्चित बनाए रखते हैं। तो ये त्वचा उसको निश्चित बनाए रखती है। क्यों? क्योंकि जो चर्म होती है ना, चर्म, वहां पर वसा की लेयर पाई जाती है, वो अपने शरीर के अंदर की हीट को बाहर नहीं आने देती है। और जब ज्यादा ताप हो जाता है तो वाटर के द्वारा क्या होता है, मैंने नेक्स्ट इससे पहले बता दें, वाटर के द्वारा अपने शरीर का ताप को नियंत्रित, एक निश्चित ही बनाए रखती है। शरीर की आकृति एक निश्चित आकृति बनाए रखती है। खाद्य संग्रहण, खाद्य संग्रहण मैंने बताया वसा के रूप में ताप नियंत्रित कर रही है ना, तो वसा क्या है? अपना फूड प्रोडक्ट है, फूड का, भोजन का वो है ना, तो वो वसा के रूप में खाद्य संग्रहण करती है। वैसे अपना मेन खाद्य वो भोजन तो क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है, आप जानते हो। उपयोगी पदार्थों का श्रावण, उपयोगी पदार्थ की बात हो रही है। उपयोगी, उपयोगी कौन कौन हो गए? दुग्ध श्रावित कर रही है, दुग्ध हो गया, वाटर हो गया। दुग्ध कौन करती? स्तन ग्रंथियां। वाटर हो गया, ये इंपॉर्टेंट पदार्थ है ना उपयोगी, उनका क्या कर रही है? श्रावण। एक इसमें क्या आ जाएगा? पसीना, नहीं पसीना नहीं, तेल ग्रंथियां, यानी तेल जो चिकना बनाए रखती है, मुलायम रहती है अपनी त्वचा। नंबर 2 उत्सर्जन। उत्सर्जन में क्या क्या आ जाएंगे? यूरिया आ जाएगा, ज्यादा मात्रा में जो वाटर हो रहा है तो वाटर को रिलीज कर देगी। और लवण हो जाएंगे, तो उनका क्या करती है? उत्सर्जन। नंबर लास्ट में ये आगे क्या आती है? गमन। गमन, हम चलते हैं तो अपनी त्वचा होती है वो गमन करती है साथ साथ में। ऐसे नहीं है अभी जो अपना कंकाल सिस्टम है वो ही गमन कर रहा है, त्वचा भी गमन करती है साथ में। कंकाल का निर्माण। अब आप देखो कंकाल कैसे आएगा? कंकाल ऐसे आएगा, जो अपने कंकाल, बाहरी कंकाल है ना, जैसे नाखून हो गए, दांत हो गए, उसमें कौन काम करती है? बाहरी कंकाल के निर्माण में त्वचा काम करती है। आगे बात करते हैं अवशोषण। अवशोषण क्या होता है कि अवशोषण जो हम, जैसे अपने लग जाए, चोट लग जाए वहां पे, जैसे हमने तेल लगाया, कुछ दवाई लगाई, तो वो आवश्यक पदार्थ है ना, उसका अवशोषण कर लेती है और वहां पे जो काम करना होता है वो कर दे, तो उनका अवशोषण कर रही है त्वचा। तो ये क्या हो जाएगा? अवशोषण करने में कार्य कर रही है। उद्दीपन ग्रहण, जैसे आपको कांटा चुभा, सुई चुभी, आपको कोई टच करे या आपके कान पे जोर से दबा के मारे, तो अपने को पता चल जाता है ना भाई लग रही है, कांटा चुभ रहा है। तो ये क्या हो गए? सारे के सारे उद्दीपन हो गया। आगे बात करते हैं दांतों का निर्माण। दांतों का निर्माण कौन करता है? जो चर्म होती है ना, चर्म, वो अपने दांतों का एक भाग बनाती है, इसलिए हम क्या कर देते हैं? दांतों का निर्माण। आगे बात करते हैं लैंगिक आकर्षण। देखो लैंगिक आकर्षण क्या होता है? जिस टाइम लड़का या लड़की मैच्योर होती है, त्वचा का मुलायम होना, चिकनी होना और त्वचा का अच्छी सुंदर हो जाना, ये क्या होते हैं? लैंगिक आकर्षण के लक्षण होते हैं सारे। तो ये इसमें कौन काम कर रही है? त्वचा ही काम कर रही है। लास्ट बात आती है, मैंने फर्स्ट में बताई थी, पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन क्या होता है? किसी चीज का बार बार आना। देखो अपनी त्वचा होती है, बार बार कट जाए, फट जाए, तो उस जगह 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, उसमें क्या होता है? नई लेयर आ जाती है, तो ये क्या हो जाएगा? पुनरुद्भवन। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए? त्वचा कार्य। एक बार इसके मैन नेम याद कर लेना, इजी है, याद हो जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बार बार नहीं कहूँगा, एक बार कहूँगा। वैसे आप समझदार हो, अगर आपको देखना है तो सब्सक्राइब करो, नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ओके।
हेलो स्टूडेंट्स, कल मैं आपको बताने वाला था रोम की संरचना। तो रोम की संरचना में रोम पुटक, रोम कांड, रोम पेपिला, रोम जड़ और एरेक्टोपेसिया ये पाई जाती हैं। अब देखो क्या क्या होता है इसमें, संरचना बना के देखे तो रोम पुटक जो अपनी त्वचा होती है ना, उसके ऊपर ऐसे गड्ढे से होते हैं, ऐसे छोटे छोटे, ऐसे ऐसे त्वचा के ऊपर ये, और इसमें अपने हेयर्स होते हैं ये। तो यहाँ पे क्या होंगे अपने हेयर्स, बाल, जिसे हम क्या कहते हैं रोम। और ये रोम अंदर जाकर क्या बनाते हैं, रोम पेपिला। ये क्या बनाते हैं, रोम पेपिला, जो इसको क्या प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है, रोम पेपिला। और इसको क्या बोल दिया हमने, रोम की जड़। अब देखो फर्स्ट में बात करते हैं रोम पुटक। ये क्या है अपना रोम पुटक। पुटक दो भागों में बटा होता है, बाहरी भाग और नंबर 2 होता है नीचे की साइड में भीतरी भाग। सिंपल से बाहरी और भीतरी भाग। अब बात करते हैं हम रोम कांड की। रोम कांड कौन सा होता है, जो रोम कांड ये है, ये रोम कांड जो बाहर निकला होता है ना, ये बाहर, ये इससे पहले मैंने बताया आपको, जो अधिचर्म होता है उसमें एक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा आपको याद होगा, कौन सा पाया जाता है, वो प्रोटीन का नाम है केराटिनाइजेशन प्रोटीन। उस प्रोटीन के कारण जो अधिचर्म और जो हेयर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो डैमेज हो जाता है, इनमें मृत होते हैं। तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक का भाग मृत है। अपने बाल काटते हैं, नाखून काटते हैं, क्या उसमें दर्द होता, नहीं होता है ना। तो इसमें क्या होता है, रोम पुट्टा को 3 भागों में बांट दिया रोम कांड को। उपत्वचा हो गया, वलकुट हो गया, मध्यांश हो गया रोम कांड का। तो रोम कांड में जो वलकुट होता है ना, वलकुट, वलकुट में रंगाकण पाए जाते हैं। रंगाकण क्या करते हैं, अपने हेयर्स को रंग प्रदान करते हैं। अगर ये रंग प्रदान नहीं करेंगे, इसमें पोषण अच्छी तरीके से नहीं मिल पाएगा, जो अपने हेयर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, व्हाइट कलर, सफेद कलर के हो जाते हैं। अब ये रोम कांड का यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया। अब देखो रोम पेपिला। पेपिला से याद है पोषण, पेपिला, पेपिला क्या काम करेगी, पोषण। तो रोम पेपिला अपने क्या प्रदान करती है, पोषण, जो हेयर्स होते हैं इनको। रोम की जड़, ये रोम की जड़ जो यहाँ तक देखिए, यहाँ तक क्या होती है अपनी अधिचर्म, अधिचर्म, और ये क्या हो जाएगी, नीचे चर्म। तो रोम की जड़ किस में धसी है, चर्म में धसी है। अब आगे देखते हैं एरेक्ट पिलाई पेशियां। ये एरेक्ट पिलाई पेशियां क्या होती हैं, यहाँ पर कुछ मसल्स पाई जाती हैं, पेशियां इनसे अटैच होती हैं हेयर से। इनका वर्क क्या होता है, एरेक्टर पेशियां, एरेक्टर पिलाई पेशियां, एरेक्टर पेशियां। इनका काम क्या होता है, जब अपने को भय होता है, डर होता है, उस स्थिति में क्या करती है, जो अपने हेयर्स होते हैं ना, वो सीधे खड़े हो जाते हैं, जैसे कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो गए। तो वो कंडीशन क्या होती है, कौन काम करते हैं वहां पर, एरेक्टर पिलाई पेशियां। अब देखो कल मैंने डिस्कस किया था अपनी चर्म और अधिचर्म के बारे में। चर्म और अधिचर्म 2 भागों में बांट दिया था। तो अधिचर्म होती है, उसके 5 स्तर पाए जाते थे। कौन कौन से, नंबर 1 फर्स्ट में कौन आता था, अंकुरण स्तर। फिर कौन आया, किणी स्तर, स्वच्छ स्तर, किणी स्तर, ये आए थे ना। इसके बारे में आपने देखा, मैंने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद में कौन आया था, चर्म। चर्म को 2 भागों में बांटा था। कौन कौन से, पेपिलरी स्तर, और नंबर 2 कौन सा था, जाली का स्तर। इसके बाद में हमने क्या देखा, जो अपना रोम है ना, रोम, रोम की संरचना में रोम पुटक, रोम जड़, रोम कांड, रोम पेपिला और एरेक्ट पिलाई पेशियां। इसके बाद हम देखते हैं त्वचक ग्रंथियां। जो अपनी त्वचा होती है ना, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, उसमें क्या पाई जाती है, कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट, इससे आगे क्या आती हैं, त्वचक ग्रंथियां। त्वचक ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, जो अपनी त्वचा में पाई जाएंगी। त्वचक ग्रंथियां होगी, श्वेत ग्रंथि होगी, तेल ग्रंथि होगी, स्तन ग्रंथियां होगी, शिरोमियन ग्रंथियां, और मूलाधार मियोबिन ग्रंथियां होगी, जेस ग्रंथियां होगी। ये किस में आएंगी, त्वचक ग्रंथियां। और भी हैं, पर अपने 12th लेवल पे कौन कौन सी, ये 6-7 ग्रंथियां
इसको आपको याद करना है। इसमें देखे एकदम सिंपल वे में बताऊंगा। पहले तो आप इतना समझ लीजिए, ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं मुख्यतः। नंबर 1 अंतःस्रावी और नंबर 2 बहिःस्रावी। अब देखो, अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जो अपना स्राव किसमें छोड़ती हैं? ब्लड में, यानी रक्त वाहिनिकाओं में छोड़ती है अपना स्राव। ठीक है। नंबर 2 बहिःस्रावी ग्रंथियां। बहिःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जो अपना स्राव शरीर से बाहर या शरीर के अंदर ही छोड़े या शरीर से बाहर छोड़े, पर ब्लड में न छोड़े। यानी नलिकावीन ग्रंथियां होती हैं लगभग ये, और ये अपना स्राव कहाँ छोड़ती हैं? ब्लड के अलावा शरीर से बाहर भी छोड़ती हैं और शरीर के अंदर भी। तो ये मुख्यतः क्या स्रावित करती हैं? एंजाइम। और ये क्या स्रावित करती हैं? हार्मोन्स। ये बात आप याद रखना, बाद में आप कंफ्यूज होगे। और जो ग्रंथियों वाला टॉपिक आएगा ना, अंतःस्रावी ग्रंथि वाला यूनिट है 12th में, उसमें और अच्छी तरीके से डिस्कस करूंगा मैं। अब नंबर 1 देखते हैं श्वेत ग्रंथियां। श्वेत ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जो अपनी त्वचा होती है ना, त्वचा, ये त्वचा, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर ये अपना स्राव छोड़ती है। बहिःस्रावी है तो यहाँ पर अपना स्राव छोड़ देंगी और ये रिस कर बाहर आ जाएगा। इसलिए इन श्वेत ग्रंथियों को बोल दिया एक्राइन या एपोक्राइन। ठीक है, ये बात आपको याद हो जाएगी ना। सॉरी, एक्राइन या एपोक्राइन नहीं बोलते, इनको बोलते हैं हम क्या? एक्राइन या मीरोक्राइन। क्या बोलते हैं? एक्राइन या मीरोक्राइन। वो दूसरी का है। एपोक्राइन इसमें आएगा स्तन ग्रंथियों में। किस में आएगा? स्तन ग्रंथियों में आएगा। चलो मैं ऐड ही कर देता हूं, एपोक्राइन। और जो तेल ग्रंथि है इनको बोलते हैं होलोक्राइन। होलोक्राइन, ये इनके दूसरे नेम है, आपको याद करने होंगे, कभी न्यू टाइप में पूछ लेते हैं। एक्राइन, मीरोक्राइन श्वेत ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां को होलोक्राइन, और स्तन ग्रंथियां होती हैं एपोक्राइन। देखो ये गुच्छे में होती हैं अधिकतर ग्लैंड, इसलिए ग्रंथियां बहुवचन के रूप में ऐड करें ना अपने। एक सिंगल ग्रंथि नहीं है, बहुत सारी निकली होती हैं। तो देखो ये कहाँ निकलती हैं? जो अपनी अधिचर्म होती है उसके जस्ट नीचे, और अपना स्राव धीरे धीरे कहाँ छोड़ती हैं? बाहर छोड़ती हैं। बाहर छोड़ेंगी तो श्वेत ग्रंथियों में क्या क्या निकलेगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल, कुछ मात्रा में यूरिया। ये किस में निकलते हैं? श्वेत ग्रंथियों में। इसी कारण ये कुछ नमक भी हो जाएगा। इसी कारण ये क्या नमकीन सा लगता है। कभी आपने टेस्ट किया हो तो ठीक है, नहीं किया हो तो गलती से हो ही जाते हैं, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये इन्हीं के कारण क्या होती हैं श्वेत ग्रंथियां। ये इनका स्वाद होता है ना, ये पसीने का तीखा होता है, पसीना बोलते हैं ना उसे, श्वेत ग्रंथियां। अब एक काम और रह गया, देखो ये वाटर को क्या कर रही हैं? अपनी बॉडी से बाहर भेज रही हैं। तो वाटर को बाहर भेज रही हैं तो क्या करेंगी? अपने शरीर का क्या करेंगी? जो ताप है ना, वो क्या करेंगी? नियंत्रित। ये इसका मुख्य काम है। श्वेत ग्रंथियों का एक तो नाम याद कर लेना, क्या स्रावित हो रहा है, एक ताप नियंत्रित कर रहा है। ये देखो अपने शरीर के अंदर लगभग 25 लाख के लगभग पाई जाती हैं श्वेत ग्रंथि अपने शरीर के अंदर। इसके बाद में हम किसकी बात करते हैं? तेल ग्रंथि या सिबेशियन ग्रंथियां। ये ग्रंथियां कैसे होती हैं? होलोक्राइन। ये ग्रंथियां कहाँ निकलती हैं? ये ग्रंथियां निकलती हैं जैसे अपना रोम पुटक था, ये रोम पुटक, तो यहाँ पर निकलती हैं ग्रंथियां। यहाँ पर निकलेंगी तो क्या करेंगे? एक तो तेल ग्रंथियां हैं तो ये त्वचा क्या करेंगी? तेल, ये चिकना बनाए रखेंगी, मुलायम बनाए रखेंगी, ये तेल ग्रंथियां।
तो ये क्या क्या स्रावित करती हैं? श्वेत कलर का, श्वेत या गाढ़ा तेलीय द्रव, ये स्रावित कौन करती हैं? तेल ग्रंथियां। तो ये तेल ग्रंथियां अपने शरीर को, अपनी जो त्वचा होती है ना लेयर्स, इनको क्या करती हैं? मुलायम रखती हैं। ये मुख्यतः कंप्लीट बॉडी में ही पाई जाती हैं, जो जननांग हुए, जो आंतरिक अंग हुए ना, वहां पर नहीं पाई जाती, जहां पे लुके रहते हैं वो अंग। तो ये क्या काम कर देती है? एक काम और कर देती है। क्या करती है ये? अपने अंदर क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है ना जिसको आप जानते हो, विटामिन डी, विटामिन डी का संश्लेषण। और विटामिन डी का संश्लेषण किसकी प्रेजेंस में होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये ग्रंथियां वहां वहां पाई जाएंगी और वहां वहां अपना स्राव करेंगी, जो अपनी लेयर जो सूर्य के संपर्क में आती है, यानी सूर्य की लाइट में संपर्क में आती, तो विटामिन डी का संश्लेषण भी हो जाता है। और ये ग्रंथियां मुख्यतः जो अपनी कंप्लीट बॉडी है ना, सभी जगह पाई जाती हैं, जो अपनी हथेलियां और जो तलवे होते हैं ना, वहां पर कम पाई जाती हैं। इसके बाद में हम किसकी बात करते हैं? स्तन ग्रंथियों की। इसको मैं मिटा रहा हूं। स्तन ग्रंथियां भी कैसी होती हैं? बहिस्रावी। ये सारी ग्रंथियां कैसी होती हैं? बहिस्रावी। देखो स्तन ग्रंथियों से क्या निकलता है? स्तन ग्रंथियों से क्या निकलता है? दूध। दुग्ध निकलता है, तो ये किसको पोषण काम करेगा? पोषण किसको? बच्चे का। बच्चे का पोषण काम करेगा दूध। और ये दूध ग्रंथि है, ये किसके रूपांतरण से बनती है? ये दूध ग्रंथि श्वेत ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती है। ये एक निश्चित जगह पाई जाती है दूध ग्रंथियां, ये तो नहीं अब कंप्लीट अपने संपूर्ण शरीर में पाई जाएंगी, ये तो निश्चित जगह ही पाई जाएंगी। तो निश्चित जगह से दूध स्रावित होता है, आप जानते हैं स्तनों से। नेक्स्ट बात, ये कैसी होती है? एपोक्राइन। इसका नेम आ गया, ये मैंने बता दिया। इन ग्रंथियों पर कंट्रोल कौन करता है या नियंत्रण? इन पर नियंत्रण करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। जो अंतःस्रावी तंत्र आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा इन पर कौन करता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और आ जाएगा ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन क्या करते हैं? इन पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं, जिससे ये ग्रंथियां उसी हिसाब से दूध का स्राव करती हैं। नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं? नेक्स्ट आती है सिरोमिनस ग्रंथियां। ये ग्रंथियां होती हैं तेल ग्रंथियों के रूपांतरण से। अब देखो आप याद रखना, श्वेत ग्रंथियों के रूपांतरण से तो बन रही है कौन? स्तन ग्रंथियां। और तेल ग्रंथियों के रूपांतरण से बन रही है कौन? सिरोमिनस ग्रंथियां। ये ग्रंथियां कहां पाई जाएंगी? अपना जो कान है ना, कान, ईयर, कान में क्या स्रावित करती हैं? वैक्स, जिसे आप रीड बोलते हो, वो स्रावित करती है कौन? सिरोमिनस ग्रंथियां। ये तेल ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती है, जो अपने कान का पर्दा है ना, उसकी भी रक्षा करती है। ये मोम, कर्ण मोम बोलते हैं उसे। अब नेक्स्ट बात आती है किसकी? मूलाधार ग्रंथियां, मूलाधार या वक्षण ग्रंथियां। ये ग्रंथियां जो अपना जनन तंत्र है ना, जनन अंग, जैसे जनन अंग आप जानते हो, जैसे गुदा हो गए, सीसन हो गए, वहां पर पाए जाते हैं। वहां पर तेलीय द्रव का स्राव करते हैं और उनको क्या बनाते हैं? चिकना और एक्टिव सा बनाते हैं। ये किसका काम हो जाएगा? मूलाधार ग्रंथियों का। ये भी एपोक्राइन ग्रंथियां होती हैं। मूलाधार ग्रंथियां कैसी होती हैं? एपोक्राइन। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। नेक्स्ट बात आती है किसकी? मियोबियन ग्रंथियां। ये मियोबियन ग्रंथियां क्या होती हैं? ये आंखों की पलकों के नीचे, जो अपनी आई होती है ना, उनकी पलकों के नीचे पाई जाती हैं और ये तेलीय द्रव का स्राव करती हैं। आंख होती है, इनकी पलक होती है ना, ये यहां पर पाई जाती है, ये तेलीय द्रव का। और ये तेलीय द्रव का काम क्या हो जाएगा? इसका काम है जो आंख का कॉर्निया है ना, उस कॉर्निया को चिकना बनाए रखता है, और जो अपना लेंस है ना, उसकी मूवमेंट को अच्छी तरीके से करवाता है, जिससे हमें कम दूर का अच्छी तरीके से दिखाई देता है। ये किसका काम हो जाएगा? मियोबियन ग्रंथियां का। लास्ट में कौन सी आती है? जेस ग्रंथियां।
ये जेस ग्रंथियां क्या होती हैं, ये सिबेशियन ग्रंथियां के रूपांतरण से बनती है। सिबेशियन ग्रंथियां कौन सी, ये जो आंख की पलकों के नीचे पाई जाती हैं, और ये तेलीय पदार्थ का स्राव करती हैं, जो बोरोनिया की चिकना बनाने में सहायक होता है। ये भी क्या स्राव करती हैं, तेलीय द्रव। ये बोरोनिया को चिकना बनाए रखती है। तो देखो मैंने इसमें डिस्कस किया 6-7 ग्रंथियों के बारे में, आप इसे देखें। अगर मेरी वीडियो में कुछ वो लगे तो आप कमेंट करें, अगर कुछ बीच में समझ में नहीं है तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। मैं बार बार इसको रिवाइज करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, आप ये बात ध्यान रखना।